नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पे आपका फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही थी वो इंग्लिश एजेस से संबंधित चल रही थी और इंग्लिश एजेस के अंदर हम सबसे महत्वपूर्ण एज रोमांटिक एज के बारे में पढ़ रहे थे। रोमांटिक एज क्या थी, उसके अंदर मुख्य क्या विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को हम आज की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रोमांटिक एज की विशेषताएं। तो देखिए, रोमांटिसिज्म ऑफन कंसिडर्ड एज रोमांटिक एज और रोमांटिक एरा। कि रोमांचकतावाद क्या है? ऑफन मींस प्राय, कंसिडर्ड मींस समझा जाता है, समझा जाता है। क्या समझा जाता है? रोमांटिक एज, रोमांटिक युग के रूप में, या फिर रोमांटिक एरा। एरा का अर्थ भी क्या होता है? युग होता है। कि रोमांटिसिज्म को रोमांटिक युग के नाम से ही जाना जाता है। इट वाज एन आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ यूरोप। इट, ये कौन? रोमांटिक एज वाज एन आर्टिस्टिक, आर्टिस्ट क्या होता है? कलात्मक, कलात्मक, लिटरेरी साहित्यिक, एंड इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल क्या होता है? बौद्धिक, मूवमेंट ऑफ द यूरोप, यूरोप का आंदोलन था। कि ये यूरोप के अंदर होने वाला एक कलात्मक, साहित्यिक और बौद्धिक आंदोलन था। इसने पूरे यूरोप के अंदर हलचल पैदा कर दी थी। Many different dates are given for the rise of the romantic age. Rise means क्या होता है? उदय होना। क्या होता है? उदय होना। कि रोमांटिक एज के उदय होने की, शुरू होने की बहुत सारी डेट्स है, वो अलग अलग डेट से दी जाती है। बट लेकिन द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलाड्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कोलरिज in 1798 is taken as the beginning of the romantic era। कि लेकिन 1798 के अंदर एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिरिकल बैलाड्स, उनकी जो रचना थी, उसके प्रकाशन के साथ ही रोमांटिक युग की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिसिज्म। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? विशेषताएं। कि रोमांटिक युग की क्या विशेषताएं थी? मुख्यतः कौन सी विशेषताएं थी जिसे हम रोमांटिक युग के अंदर पाते हैं? तो पहली है कॉन्ट्रास्ट विद नियो क्लासिक्स। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? वैसे तो विरोध होता है, लेकिन यहाँ पे कहेंगे तुलना। कि नियो क्लासिकल जो एज थी उसके साथ इसकी तुलना, कि किस प्रकार से वो अलग थी, उनके अंदर क्या डिफरेंस था। कॉन्ट्रास्ट, विरोध या डिफरेंस, अंतर। While talking about neoclassicism era, the romantic era is totally opposed to it। While talking, कि जब बात होती है किसकी? अबाउट नियोक्लासिज्म एरा, न्यू क्लासिकल एज की, युग की। तो रोमांटिक जो एज है, रोमांटिक युग है, वो टोटली अपोज्ड टू इट। अपोज्ड मींस विरोधी है, इसके बिल्कुल विपरीत है। विरोधी या विपरीत, कि नियोक्लासिज्म के बिल्कुल विपरीत है रोमांटिक एज। देयर इज ए ग्रेट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नियोक्लासिज्म एंड रोमांटिसिज्म। कि रोमांचकतावाद और नियोक्लासिज्म, नवशास्त्रीयवाद के बीच में बहुत बड़ा, ग्रेट, बहुत ज्यादा, कॉन्ट्रास्ट में से अंतर, कि दोनों के अंदर बहुत ज्यादा अंतर है, विरोध है। द मेन डिफरेंस बिटवीन नियोक्लासिज्म एंड रोमांटिसिज्म इज दैट, मेन डिफरेंस, मुख्य अंतर, कि नवशास्त्रीयवाद और रोमांचकतावाद के बीच में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि नियोक्लासिज्म एम्फेसाइज्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी, ऑर्डर एंड रिस्ट्रेंट। एम्फेसिस में क्या होता है? दबाव डालना, जोर देना, जोर देना या दबाव डालना।
किस पे डालता है नियोक्लासिज्म जोर? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? उद्देश्य, उद्देश्य पर। ऑर्डर निश्चित क्रम, विषय वस्तु में निश्चित क्रम, उसके उद्देश्य। एंड रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट क्या होता है? अवरोध, नियम, कि जो निश्चित अवरोध और नियम है, जो उनका उद्देश्य है, जो क्रम है विषय वस्तु की, उस पर ज्यादा दबाव डालता है, उस पर जोर देता है। वेयर एज, वेयर एज मीन्स जबकि रोमांटिसिज्म एम्फेसाइज्ड ऑन इमेजिनेशंस एंड इमोशंस। इमेजिनेशंस क्या होती है? कल्पना। क्या होती है? कल्पना। कि जबकि रोमांचकतावाद है वो कल्पना और इमोशंस, भावनाएं, भावना की कल्पना और भावना पर ज्यादा जोर देता है रोमांटिकवाद। जबकि जो नियोक्लासिज्म था, नवशास्त्रीयवाद था, वो विषय वस्तु की उद्देश्य पर, उसके निश्चित क्रम पर और उसके अवरोधों पर दबाव डालता था। The main thing in the poetry of romanticism is the break from the thraldom of rules and regulations. The main thing means मुख्य बात in the poetry of romanticism, जो रोमांटिक युग के अंदर पोइट्री लिखी गई उनके अंदर is the break means मुक्ति है। ब्रेक means यहाँ पे मुक्ति, मुक्ति है। किससे मुक्ति है? फ्रॉम द थ्राल्डम, थ्राल्डम इज बंधन। क्या होता है? बंधन। ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस, नियमावली का, रूल एंड रेगुलेशंस, नियमावली का। कि रोमांटिकवाद या रोमांटिक युग की जो पोएट्री है उसकी मुख्य बात यह है कि इसमें नियमावली का जो बंधन था उससे मुक्ति मिल गई थी, कल्पना पर, भावना पर जोर ज्यादा दिया गया था। और जो नवशास्त्रीयवाद के अंदर, जिसके अंदर विषय वस्तु की निश्चित क्रम और रिस्ट्रेंट था, उसको पीछे छोड़ दिया गया था। W.J. लोंग मार्क्स, कि W.J. लोंग ये कोई विद्वान है, स्कॉलर व्यक्ति है, वो मार्क्स टिप्पणी करते हैं, उनकी टिप्पणी है वो इस संबंध में बहुत ही उल्लेखनीय है। क्या है? चलिए देखते हैं। क्या कहते हैं W.J. लोंग? द रोमांटिक मूवमेंट वाज मार्क्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन एंड प्रोटेस्ट against the bondage of rule and custom, which in literature generally tend to fetter the free human spirits. क्या बोलते हैं? मोमेंट वाज मार्केट, मार्केट होता है चिन्हित, किससे था? स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, रिएक्शन क्या होता है? प्रतिक्रिया। एंड प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट होता है विरोध। किसके खिलाफ था? अगेंस्ट होता है खिलाफ या विरुद्ध। बॉन्डेज, बॉन्डेज होते हैं बंधन। रूल, नियम, क्या होता है? नियम। एंड कस्टम, कस्टम क्या होता है? रीति रिवाज या परंपरा। इन लिटरेचर, साहित्य के अंदर, जनरली जो आमतौर पर सामान्यतः टेंड टू फेटर द फ्री ह्यूमन स्पिरिट, फ्री ह्यूमन स्पिरिट स्वतंत्र मानवीय भावनाएं, स्वतंत्र मानवीय भावनाएं। वो टेंड टू फेटर मिस बांधने की कोशिश करते हैं, उनको उबाने की कोशिश करते हैं। टेंड टू फेटर मिस बांधना, उबाना, नीरसता बोल सकते हैं इसको, कि मानवीय भावनाओं के अंदर नीरसता पैदा करने का काम करते हैं। W.J. लोंग क्या कहते हैं कि जो रोमांटिक आंदोलन था वो साहित्य के अंदर आमतौर पर ऐसी मानवीय भावनाएं जिनको नीरसता प्रदान की जाती थी पुराने रीति रिवाज और परंपराओं के द्वारा, उनसे, उन बंधनों के खिलाफ, उन परंपराओं के खिलाफ एक विरोध की प्रतिक्रिया थी। कौन, क्या, कौन था?
रोमांटिक एज। किसके खिलाफ प्रतिक्रिया थी? जो साहित्य के अंदर पुराने रीति रिवाज और परंपराएं चल रही थी, जिनके द्वारा मानवीय भावनाओं पर निरस्ता लगाई गई थी, बंधन लगाया गया था, उनके खिलाफ एक प्रतिक्रिया विरोध था रोमांटिक एज। दूसरी विशेषता है लव फॉर फ्रीडम। लव फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम। क्या है? स्वतंत्रता के प्रति प्रेम। पहली विशेषता थी नियो क्लासिज्म से उसकी तुलना, दूसरी है स्वतंत्रता के प्रति प्रेम। इन रोमांटिक पोएट्री, जो रोमांटिक युग की पोएट्री थी उसके अंदर द एम्फेसिस, एम्फेसिस क्या होता है? जोर। वाज लेड ऑन, लेड ऑन मींस रखा गया, लिबर्टी, लिबर्टी होती है स्वतंत्रता, एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कि रोमांटिक युग की जो पोइट्री थी, रोमांटिक पोइट्री के अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। रोमांटिक पोइट्स वर रिपल्स अगेंस्ट टायरेनी एंड ब्रूटैलिटी exercised by the tyrants and despots over human trust by poverty and smashed by inhuman laws। क्या कह रहा है? इन रोमांटिक पोइट्स, जो रोमांटिक युग के कवि थे, वो रिपल्स, रिपल्स मींस होता है विद्रोही, विरोध करने वाले, विद्रोही थे। किसके खिलाफ? टायरेनी, टायरेनी होती है तानाशाही। क्या होती है? तानाशाही। एंड ब्रूटैलिटी, पाशविकता। कि जो रोमांटिक पोइट थे वो पाशविकता और तानाशाही के खिलाफ विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मनी जो लागू की जाती थी, लागू करना। किसके द्वारा? टायरेंट, तानाशाहों के द्वारा। कि तानाशाहों के द्वारा जो पाशविकता और तानाशाही की जाती थी उसके खिलाफ रोमांटिक जो कवि थे वो विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। डेस्पोट ओवर ह्यूमन, डेस्पोट में से डालना, बोझ, ओवर ह्यूमन्स मानव जाति पर, क्रस्ट मींस दबाए हुए, बाय पोवर्टी, पोवर्टी क्या होता है? गरीबी। कि गरीबी से दबाए हुए व्यक्ति, एंड स्मैश्ड, स्मैश्ड मींस होता है सताना, दबाना, बाय इनह्यूमन लॉज, अमानवीय कानून, अमानवीय कानून। कि अमानवीय कानूनों के द्वारा और गरीबी के द्वारा दबाए हुए, बोझ के तले दबे हुए व्यक्तियों के ऊपर जो तानाशाहों के द्वारा पाशविकता और तानाशाही लागू की जाती थी, उसके खिलाफ रोमांटिक पोएट थे, वो विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उन्होंने इस बात का विद्रोह किया था। इंग्लिश रोमांटिसिज्म वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिजायर फॉर फ्रीडम फ्रॉम द रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस ऑफ रीजन एंड द assertions of the rights of feeling and imaginations। क्या कह रहा है? इंग्लिश रोमांटिसिज्म, अंग्रेजी रोमांचकतावाद, वाज एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है? अभिव्यक्ति। क्या होता है? अभिव्यक्ति। कि अंग्रेजी रोमांचकतावाद था वो एक अभिव्यक्ति थी, किस चीज की थी? ऑफ डिजायर, इच्छा की, फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, फ्रॉम द रिस्ट्रेनिंग फोर्स ऑफ रीजन, रीजन क्या होता है? तर्क, तर्क की जो तर्कों को जो सीमित करने वाली शक्ति थी, उससे स्वतंत्रता की इच्छा की अभिव्यक्ति थी इंग्लिश रोमांटिसिज्म। एंड असर्शन, असर्शन भी होता है आश्वासन। क्या होता है? आश्वासन था, किस चीज से? ऑफ द राइट्स, अधिकारों का, ऑफ फीलिंग्स एंड इमेजिनेशंस, फीलिंग मींस भावनाएं, भावनाएं एंड कल्पना, इमेजिनेशंस कल्पना। कि कल्पना और भावनाओं के जो अधिकार थे उनके प्रति एक आश्वासन था, जबकि तर्क की जो शक्तियों को सीमित करने वाली स्वतंत्रता की इच्छा थी
उसके प्रति एक अभिव्यक्ति थी। दस इस प्रकार फ्रीडम इज द ब्रेथ इन विच द रोमांटिक पोइट्स ब्रेथ फ्रीली। किस प्रकार से फ्रीडम इज स्वतंत्रता, इज द ब्रेथ मीन्स श्वास थी। ब्रेथ क्या होता है? श्वास थी। इन विच जिसके अंदर रोमांटिक पोइट्स रोमांटिक कवियों ने ब्रेथ फ्रीली मीन्स स्वतंत्रता के साथ श्वास ली। किस प्रकार से? स्वतंत्रता एक ऐसी श्वास थी जिसके अंदर रोमांटिक कवियों ने बड़ी स्वतंत्रता के साथ, मुक्तता के साथ, बिना किसी बंधन के साथ आसानी से अपनी कविताएं लिखी, उन्होंने सुन लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ, थर्ड है सुपरनेचुरलिज्म। ये क्या होता है? अलौकिक तत्व, अलौकिकवाद। तीसरी विशेषता क्या है? अलौकिकवाद। ठीक है, सुपरनेचुरलिज्म इज अनदर आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ रोमांटिक पोएट्री। कि अलौकिकवाद था वो एक दूसरी शानदार, आउटस्टैंडिंग शानदार, क्वालिटी में से गुण या विशेषता थी किसकी? रोमांटिक पोएट्री की। कि अलौकिकवाद एक दूसरी शानदार विशेषता रोमांटिकवाद की थी। पोइट्स लाइक कोलरिज एंड स्कॉट gave a sense of wonder and mystery to the poetry. Poets, कवि like जैसे एस.टी. कोलरिज, हेनरी स्कॉट, इन्होंने गिव मीन्स द सेंस मीन्स भाव, क्या होता है? भाव या अर्थ। ऑफ वंडर, वंडर क्या होता है? आश्चर्य। एंड मिस्ट्री, रहस्य। टू द पोएट्री, कविता में। कि स्कॉट और एस.टी. कोलरिज जैसे कवियों ने रोमांटिक की जो पोएट्री थी उसके अंदर रहस्य और आश्चर्य जैसे शब्दों के भाव प्रकट किए। इट वाज द सुपरनेचुरलिज्म दैट गेव द एटमॉस्फियर ऑफ वंडर एंड मिस्ट्री टू द रोमांटिक पोएट्री। इट वाज द सुपरनेचुरलिज्म, ये अलौकिकवाद का तत्व ही था। दैट मीन्स जिसने, गेव दिया, एटमॉस्फियर में से वातावरण, क्या होता है? वातावरण, ऑफ वंडर आश्चर्य का, एंड मिस्ट्री रहस्य का, टू द रोमांटिक पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री के अंदर। कि रोमांटिक पोएट्री के अंदर रहस्य और आश्चर्य का जो वातावरण पैदा किया उसका मुख्य कारण अलौकिकवाद था। मोस्ट ऑफ द रोमांटिक पोइट्स, अधिकांश रोमांटिक युग के कवि यूज्ड सुपरनेचुरल एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है? तत्व, कि अलौकिक तत्व का प्रयोग किया। कि अधिकांश रोमांटिक जो कवि थे उन्होंने अलौकिक तत्व का प्रयोग किया इन देयर पोएट्री, अपनी कविताओं के अंदर। सैमुअल टेलर कोलरिज यानी एस.टी. कोलरिज इज द लीडिंग रोमांटिक पोएट इन दिस रिगार्ड। रिगार्ड होता है संबंध, कि इस संबंध के में जो एस.टी. कोलरिज है वो सबसे अग्रणी कवि है। एंड कुबला खान, कुबला खान एस.टी. कोलरिज के द्वारा लिखित है, इज फुल ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। और कुबला खान के अंदर अलौकिक तत्व का बहुत अधिक ज्यादा प्रयोग किया गया है, वो सुपरनेचुरलिज्म एलिमेंट से भरी हुई है। कौन? कुबला खान। किसके द्वारा? भाई एस.टी. कोलरिज, सैमुअल टेलर कोलरिज के द्वारा लिखित कुबला खान के अंदर सबसे ज्यादा सुपरनेचुरल एलिमेंट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, चौथा देखिए सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी क्या होती है? व्यक्ति परकता, यानी जो सुपरनेचुरल जो न्यूक्लासिकल एज की पोएट्री थी उसके अंदर वस्तुनिष्ठता पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, जबकि जो रोमांटिक पोएट्री थी इसके अंदर व्यक्तिगतता पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। सब्जेक्टिविटी इज द अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रोमांटिक पोएट्स। कि व्यक्ति परकता, व्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्व देना रोमांटिक कवियों की एक दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी। इंपॉर्टेंट फीचर, फीचर क्या होता है? विशेषता, की महत्वपूर्ण विशेषता थी क्या? सब्जेक्टिविटी। ठीक है, सब्जेक्टिव पोएट्री इज ए काइंड ऑफ पोएट्री इन विच द पोएट गोज इनटू हिमसेल्फ and finds his inspirations from his own experience
थॉट्स एंड फीलिंग्स। कि सब्जेक्टिव पोएट्री वो पोएट्री होती है जिसके अंदर कवि स्वयं अपने आप में खो जाता है, अपने आप में, ठीक है, हिमसेल्फ, अपने आप में, स्वयं में। कवि है वो स्वयं को उस पात्र की जगह रख लेता है। एंड फाइंड्स हिज इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन क्या होता है, प्रेरणा, और उस प्रेरणा को प्राप्त करता है कहां से, अवन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या होता है, अनुभव से, कि अपने अनुभव से, थॉट, विचारों से, एंड फीलिंग्स, भावनाओं से, कि अपनी ही भावनाओं से, विचारों से, अनुभव से ही प्रेरित होता है, किसके अंदर, सब्जेक्टिव पोएट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द रोमांटिक पोएट्स आर सब्जेक्ट इन दिस सेंस। यदि इस अर्थ में देखें तो बहुधिकांश जो रोमांटिक कवि है वो स्वयं ही वाक्य अपनी पोएट्री के सब्जेक्ट है, वो अपने आप को उन्होंने उस पोएट्री के अंदर अपने आप को रख करके पोएट्री की रचना की है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, कीट्स, जॉन कीट्स की पोएट्री है ओड टू द नाइटिंगेल। ओड टू द नाइटिंगेल इज बेसिकली बेस्ड ऑन पर्सनल मैटर। बेसिकली मींस मूलभूत रूप से व्यक्तिगत मामले पर आधारित है। ओड टू नाइटिंगेल है, उसमें कवि ने अपने व्यक्तिगत मामले पर आधारित कविता लिखी है, ओड टू नाइटिंगेल, किसने, जॉन कीट्स ने। Subjectivity begin to have its full play in the poetry of this age, as W.J. Long points out, कि व्यक्ति परकता थी, उसने इस युग की कविता के अंदर पूरी भूमिका निभानी, प्ले में से भूमिका निभानी शुरू कर दी थी, कि इस युग की जो कविताएं थी उसके अंदर व्यक्ति प्रकता ने अपनी पूरी भूमिका अदा करनी शुरू कर दी थी। जैसा कि W.J. लॉन्ग्स है उसका कथन है, वो संकेत करते हैं, क्या कहते हैं, द रोमांटिक मूवमेंट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल जीनियस। इंडिविजुअल जीनियस व्यक्तिगत प्रतिभा, क्या होती है, व्यक्तिगत प्रतिभा, rather than द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल्स। कि रोमांटिक आंदोलन था वो नियमों की स्थापना, एस्टेब्लिश्ड रूल्स में से स्थापित नियमों के बजाय, स्थापित नियम, स्थापित नियमों के बजाय व्यक्तिगत प्रतिभा का एक्सप्रेशन थी। एक्सप्रेशन क्या होता है, अभिव्यक्ति। क्या कहा है W.J. लॉन्ग ने, कि रोमांटिक आंदोलन था वो स्थापित नियमों के बजाय व्यक्तिगत प्रतिभा की अभिव्यक्ति थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ मूड्स। वैरायटी मींस होता है विविधता, और मूड्स होते हैं विचार। तो क्या हुआ, विचारों की विविधता। नेक्स्ट विशेषता क्या हुई, विचारों की विविधता, ठीक है। इन रोमांटिक पोइट्री वी कैम अक्रॉस एन एंडलेस वैरायटी। एंडलेस मींस अनंतहीन, और वैरायटी होती है विविधता। कि रोमांटिक पोइट्री के अंदर हम अनंतहीन विविधता को पाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा विविधता है। द पोइट्री ऑफ दिस एज, इस युग की कविता, इज वेरिड, वेरिड मींस अलग अलग है, एज द कैरेक्टर एंड मूड्स ऑफ डिफरेंट राइटर्स। कैरेक्टर्स मींस क्या होता है, चरित्र, एंड मूड्स विचार, डिफरेंट राइटर्स अलग अलग लेखकों के। वेरिड मींस भी क्या होता है, अलग अलग, कि जिस प्रकार से अलग अलग राइटरों के अलग अलग विचार होते हैं, उसी प्रकार से इस युग की कविता है उसमें भी बहुत अधिक वेरिड है, विविधता है, अलग अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। ए नोटेड, नोटेड में से चिन्हित, जाना पहचाना। रिमार्क ऑफ W.J. लॉन्ग सेड दैट, कि W.J. लॉन्ग का एक बहुत ही प्रसिद्ध रिमार्क है, कथन है, टिप्पणी है, जिसमें कहा गया है, इन द वर्क्स ऑफ बेस्ट रोमांटिक्स देयर इज एंडलेस वैरायटी। कि जो सबसे अधिक अच्छे
सर्वश्रेष्ठ रोमांटिकवादी कवि थे, उनकी कविताओं के अंदर अनंतहीन, असीमित, एंडलेस का क्या बोल सकते हैं, असीमित, अनंतहीन या असीमित वैरायटी है, विविधता है। टू रीड देम, कि उन कविताओं को पढ़ना, इज लाइक ठीक उसी प्रकार है, पासिंग थ्रू ए न्यू विलेज, जैसे हम किसी नए गांव से गुजरते हैं, वैसे ही हमें हर कविता में अलग अलग चीजें, हर बार नई चीज देखने को मिलती है। मीटिंग ए स्कोर ऑफ डिफरेंट ह्यूमन टाइप्स, या फिर हम मान लीजिए कि हम अलग अलग प्रकार के सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, अलग अलग टाइप के व्यक्तियों से मिलते हैं। वैसे स्कोर कार्ड यहाँ पे 20 का होता है, जैसे हम 20 अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलने के समान है। एंड फाइंडिंग इन ईच वन समथिंग टू लव और टू रिमेम्बर, और हम प्रत्येक के अंदर कुछ न कुछ ऐसा नया पाते हैं कि हम या तो उसे प्रेम करते हैं या उसे याद करने की कोशिश करते हैं। ऐसी विविधता है वो रोमांटिक कवियों की कविताओं में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी इन स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, शैली, और सिंप्लिसिटी सादगी, तो शैली में सादगी। नेक्स्ट विशेषता है वो शैली में सादगी पर ज्यादा जोर दिया है इन्होंने, कॉम्प्लेक्सिटी को छोड़ दिया है रोमांटिकवादी कवियों ने। द स्टाइल ऑफ द रोमांटिक पोइट्स इज वेरिड, कि जो रोमांटिक कवि है उनकी जो शैली है वो वेरिड है, वेरिड मींस अलग अलग है, अलग अलग है। बट द स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स जोर या दाव, वाज लेड ऑन सिंप्लिसिटी, लेकिन जो जोर दिया गया वो सादगी पर दिया गया, कि लिखने की जो शैली है उसमें बिल्कुल सादगी होनी चाहिए। इंस्टीड ऑफ एन आर्टिफिशियल मोड ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिफिशियल में क्या होता है, बनावटी, क्या होता है, बनावटी या कृत्रिम। मोड मीन्स रूप, ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, अभिव्यक्ति, कि अभिव्यक्ति का जो बनावटी रूप होता है उसके बजाय। ऑफ क्लासिकल पोइट्स, जैसा कि क्लासिकल कवियों ने काम में लिया था। वी हैव ए नेचुरल डिक्शन एंड स्पॉन्टियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स इन रोमांटिक पोएट्री। वी हैव मीन्स हम पाते हैं, नेचुरल डिक्शन स्वाभाविक रूप, एंड स्पॉन्टियस मीन्स धारा प्रवाह है, वे ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेसिंग मीन्स व्यक्त करना, थॉट्स मीन्स विचार, इन रोमांटिक पोएट्री, रोमांटिक कविताओं में, कि इसके बजाय हम रोमांटिक कविताओं के अंदर विचारों को जो व्यक्त करने का धारा वाह तरीका और बहुत ही स्वाभाविक रूप हम पाते हैं, जैसा कि क्लासिकल पोइट्स ने किया था, बनावटी रूप अपनाया था, वो रोमांटिक पोएट्री के अंदर हमें नहीं मिलता है। रोमांटिक पोइट्स बिलीव इन द सिंप्लिसिटी इन देयर स्टाइल, कि रोमांटिक कवि थे वो अपनी शैली के अंदर सादगी रखने में बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। दे फॉलोवर्ड द सिंप्लिसिटी इन देयर वर्क्स, कि उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर केवल सादगी का ही अनुसरण किया। फॉलोवर्ड मींस अनुसरण, किसका अनुसरण किया, सिंप्लिसिटी का किया। दे नॉट फॉलोवर्ड द आर्टिफिशियल मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ क्लासिकल पोएट्री, कि उन्होंने शास्त्रीयवाद की जो कविताएं थी, जिनका जो अभिव्यक्ति के अंदर बिल्कुल कृत्रिम या बनावटी ढंग में लिखी गई थी, उनका अनुसरण उन्होंने नहीं किया। दे हैव एक्सप्रेस थॉट्स इन नेचुरल डिक्शन एंड स्पॉन्टियस वे, कि उन्होंने अपने विचार है वो धारा प्रवाह तरीके से स्वाभाविक रूप में व्यक्त किए। नेचुरल डिक्शन स्वाभाविक रूप में, स्पॉन्टियस वे धारा प्रवाह पूर्ण तरीके से, कि उन्होंने अपने विचार धारा प्रवाह पूर्ण तरीके से और स्वाभाविक रूप के अंदर व्यक्त किए। अपने विचार व्यक्त करने में उन्होंने बनावटीपन या फिर आर्टिफिशियल तरीका वो बिल्कुल भी नहीं अपनाया। तो ये कुछ विशेषता थी, सिंपलिसिटी है, स्टाइल है, ठीक है, इस प्रकार ये, और सुपर नेचुरलिज्म है, ये मुख्य विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इमोशन एंड इमेजिनेशंस। इमोशंस भावनाएं,
एंड इमेजिनेशन कल्पना, कि इन कवियों की जो अगली मुख्य विशेषता थी रोमांटिकवादी कवियों की, रोमांटिकवाद की, उसके अंदर भावना और कल्पना पर बहुत अधिक जोर दिया गया। ये नियमों से बंधे हुए कवि नहीं थे। इन रोमांटिक पोएट्री रीजन एंड इंटेलेक्चुअल वर सबड्यूड। रीजन मीन्स तर्क, एंड इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिकता, सबड्यूड मीन्स अलग रखना। And their place was taken by imaginations, emotions and passions. Passion मीन्स क्या होता है? जुनून। इमेजिनेशन, इमोशंस भावनाएं, और इमेजिनेशन कल्पना। तो क्या हुआ कि रोमांटिक कवियों के अंदर जो बौद्धिकतावाद था, जो तर्क था, उनको एक तरफ रख दिया गया, और उनका स्थान किसने लिया? कल्पना ने, भावनाओं ने और जुनून ने ले लिया था। रोमांटिक पोएट्री के अंदर इमोशन, इमेजिनेशन और पैशन को बहुत अधिक जगह दी गई। इन द पोएट्री ऑफ ऑल द रोमांटिक पोइट्स, कि सभी रोमांटिक पोइट है, उनकी कविताओं के अंदर, उनकी पोएट्री के अंदर वी फाइंड हाइटेंड इमोशनल सेंसिबिलिटीज। हाइटेंड मीन्स उच्च, क्या होती है? उच्च। इमोशनल भावनात्मक, सेंसिबिलिटीज संवेदनाएं, एंड इमेजिनेटिव, क्या होती है? काल्पनिक। फ्लाइट्स उड़ान, ऑफ जीनियस प्रतिभाओं की, बोर्डरिंग में सीमा, ऑन हेवनली हाइट्स, स्वर्ग जैसी ऊंचाइयां, अनक्रॉस्ड बाय द पोइट्स ऑफ द प्रीवियस एज। क्या कह रहा है कि सभी रोमांटिक कवि थे, उनकी कविताओं के अंदर हम उच्च भावनात्मक संवेदनाएं, काल्पनिक उड़ान, प्रतिभाओं की काल्पनिक उड़ान जो उन स्वर्ग जैसी ऊंचाइयों में उड़ती है, इस प्रकार की विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। क्योंकि पहले की जो एज थी, प्रीवियस एज थी, उसके जो कवि थे, उनके द्वारा ऐसी सीमाओं को कभी पार नहीं किया गया था। इतनी अधिक कल्पना, भावनाएं उनको नहीं अपनाया गया था। वो केवल नियमों पर, तर्कों पर और विषय वस्तु की उद्देश्य पर ज्यादा ध्यान देते थे। यहाँ पर विषय वस्तु और जो तर्क वितर्कता थी, बौद्धिकता थी, उसको एक तरफ छोड़ दिया गया था, और इमोशन, पैशन और इमेजिनेशन को बहुत अधिक स्थान दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने रोमांटिक युग की, रोमांटिसिज्म की मुख्य विशेषताओं को पढ़ा। ये कुछ मुख्य विशेषताएं जो आज की क्लास में हमने पढ़ी थी, वो रोमांटिक युग की थी, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।